हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग फिर से हिंदी पेडागोजी का एक मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि ये मॉक टेस्ट नंबर दूसरा है। और इससे पहले मैं हिंदी पेडागोजी का एक मॉक टेस्ट करा चुका हूँ। यदि आप वह नहीं देखे हैं तो जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, आज का जो ये मॉक टेस्ट है जुलाई 2013 का है। तो इससे रिलेटेड हिंदी पेडागोजी का 15 पेडागोजी का प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा और 15 में कितना खुद से सॉल्व कर पाते हैं वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, बिना लेट किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये दोस्तों, जितना भी है इससे पहले ये क्लास कराया हुआ है, ये रिवाइजिंग क्लास है जिसको मॉक टेस्ट बोला जाएगा। तो इसको जो है आप लोग अच्छे से देखिएगा और 15 में कितना आप लोग खुद से सॉल्व कर पाते हैं वो आप लोग कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज का प्रथम प्रश्न है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव समान होती है? जी नहीं, बिल्कुल से समान नहीं होती है, समान हो सकती है। हाँ, ये सही है कि हो सकती है। ये यहाँ पर बोल रहा है कि सदैव समान होती है, सदैव समान नहीं होती है, हो सकती है समान। ये बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिएगा, बढ़ते हैं उसके बाद अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पाठ्य पुस्तक? जी नहीं, बिल्कुल ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, ये भी उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरा है व्याकरण नियमों का स्मरण, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड्स के अंतर्गत आता है। तो भाषा शिक्षण के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है भाषा प्रयोग के अवसर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों को चीज़ें अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है? तो पहला है शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, जो कि बिल्कुल गलत है। और तीसरा उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो आप प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उच्च स्तरीय लेखन सामग्री नहीं कर सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये जो है सर्वाधिक जो उपयुक्त है हिंदी प्रयोग के लिए वो बाल साहित्य का विविध उपयोग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा, उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे जिसमें बहुत सारे पात्र हो, जिसमें 2 ही पात्र हो? नहीं, ये पात्र कोई मायने नहीं रखता है, तो ये ऑप्शन दोनों बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा है, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक तो हो। ये बिल्कुल सही है क्योंकि आप प्राथमिक स्तर के बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो उसे चित्र के माध्यम से जब बताएंगे तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बहुत छोटी हो, ये भी बिल्कुल गलत है। चलिएगा, उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। आप लोगों को ये ध्यान रखिएगा कि ये मॉक टेस्ट है आपका और ये इससे पहले क्लास कराया हुआ है, इसीलिए इसमें जो है सब में टिक लगा हुआ है। चलिएगा, उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो पहला है, कहानी और कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रव्य कौशल का विकास करना। केवल आप लोगों को पता होगा कि नेगेटिव वर्ड्स के अंतर्गत आता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। हाँ, ये बिल्कुल ही सही है क्योंकि आप जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता देंगे तो इससे बेहतर जो ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसका ऑप्शन में बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पढ़ने का प्रारंभ पढ़ने का प्रारंभ जो है कहानियों से होनी चाहिए, कविताओं से होनी चाहिए, अर्थपूर्वक अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। पढ़ने का जो प्रयोग है दोस्तों वह अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। ये ऑप्शन 1 से 11 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा, उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है?
तो पहला ऑप्शन में भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि भाषा व्याकरण का अनुसरण करता है। नहीं, आप लोगों को पता होगा कि व्याकरण एक नेगेटिव वर्ड्स के अंतर्गत आता है। ये ऑप्शन तो यहीं पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। 112 का सही ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। चलिएगा, उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन हो गया एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, और दूसरा ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन में अखबार, विज्ञापन, साइन बोर्ड, और चौथा भाषा प्रयोगशाला। तो ये जो है भाषा हमारे परिवेश से जो है दोस्तों वो बिखरी हुई है, जो कि जो है भाषा प्रयोगशाला पर जो है लागू नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा, बढ़ते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटि करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि आगे से गलती ना हो? नहीं, ऐसा जो आपको नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा, उसकी त्रुटियों पर ध्यान नहीं देंगे। नहीं, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। त्रुटि मतलब वो कितनी भी गलतियां करे उस पर जो है ध्यान देना है। और तीसरा है, उससे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए 20 बार नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन जो है वह शब्दों को सही रूप से लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, जो कि बिल्कुल सही है। 115 का ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा, उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। पहला ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर पूछना, बेहतर तरीका तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, इससे बेहतर ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा, उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन में भाषा के व्याकरण का आकलन, दूसरा भाषा के मौखिक और लिखित रूपों में भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, तीसरा पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो ये जो है दोस्तों भाषा में सतत और व्यापक आकलन का जो उद्देश्य है वह है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों को प्रयोग की कुशलता का आकलन करना। तो इसका जो है 117 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा, बढ़ते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव आप लोगों को देखना है इसमें चारों ऑप्शन में नेगेटिव कौन है। जैसे ही यहाँ पर नहीं लगा रहेगा तो नहीं का मतलब हो गया कि नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव ताकना है। तो देखिए ऑप्शन तीसरा में है कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। आप लोगों को पता होगा कि निर्देश एक नेगेटिव वर्ड्स के अंतर्गत आता है और विद्यार्थी को जो है निर्देश नहीं देना है। तो नेगेटिव का नेगेटिव यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा, बढ़ते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक की भाषा। तो पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है दोस्तों वो बच्चों की घर की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चलिए, ये आज का लास्ट प्रश्न है और ये 15 में आप लोग खुद से कितना सॉल्व कर पाए हैं वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें से वैसे टिक लगा हुआ था, लेकिन ये आपका मॉक टेस्ट है, इससे पहले भी इसका सेट में करा चुका हूँ, तो इसीलिए सब में जो है टिक बाय टिक लगा हुआ है। इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। आज का आखिरी प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है।
तो प्रार्थना स्तर पर जब आप भाषा सिखाएंगे तो उसका जो तात्पर्य है वो है भाषा का प्रयोग सिखाना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हिंदी पैडागोजी का कुल 15 प्रश्न था और 15 में आप लोगों ने कितना किया खुद से वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब।